हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज आपके लिए मतलब एक बहुत बड़ी खुशखबरी मान सकते हो आप इसको। हमारे साथ में, जैसे मैं आपको पता होगा आपको कि मैं आपको यहाँ पर सिर्फ मैथ पढ़ा रहा था अभी तक, और आज आपके लिए आपकी डिमांड पर आप चाहते थे कि यहाँ पर एक रीजनिंग का एक फैकल्टी लाई जाए जो आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़ा सके। तो मैं आज आपको एक फैकल्टी से मिलाने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग के पढ़ाने का उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आप उनसे बात करने वाले हैं हम लोग, तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मिलिए उनसे एक बार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है धवन स्टडी पॉइंट पर। मैं कपिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग अपन पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को टारगेट करते हुए, जिसके अंदर जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं उनको पहले कवर करेंगे, जो ज़्यादा नंबर स्कोरिंग हैं उसको पहले कवर करेंगे और आसान से टॉपिकों को बाद में कवर करेंगे। अपनी क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है और धीरे धीरे ये क्लास रेगुलर चलेगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और अगर आपको ये टॉपिक सच में पढ़ाया हुआ पसंद आए और अच्छा लगे और आपको लगे कि हाँ, आपको श्लोक्स पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगे कि मैं श्लोक से क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो आप उसको चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सर को मतलब यहाँ पर जयपुर में काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंग है यहाँ पर, तो उनको काफ़ी अच्छा पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी रहा है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। आप कोई भी, चाहे आपका एग्जाम हो आरआरबी एनटीपीसी हो या इसके अलावा कोई भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हो, एसएससी हो, तो ये रीजनिंग जो टॉपिक है आपकी सभी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट लेके चल रहे हैं। तो सर अब क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो सर से आप मिलते हैं, बातें करते हैं और एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, अब समझिए अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सिलोगिम्स, न्याय निगमन, जिसका 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिलते हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के अंदर। एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के अंदर अगर अपन बैंक की बात करें तो चाहे पीओ हो, एसओ हो, चाहे क्लर्क हो, उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। और इसके अलावा जैसे आपका भी राजस्थान पुलिस का भी एग्ज़ाम है, बहुत से बच्चे जो राजस्थान से होंगे, स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हैं, या फिर हम बात करें एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इन सब के अंदर भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। न्याय निगमंस स्लॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है और कुछ ना कुछ नया इसके अंदर निकल के आता है। दूसरी बात, अगर अपन न्याय निगमन की बात करें तो ये एक इमेजिनरी टॉपिक है। इमेजिनरी यानी कि अपन बात करें काल्पनिक का मतलब, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, 3 स्टेटमेंट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। स्टेटमेंट आपके कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सम मैंगोज आर ग्रेप्स। हिंदी में बात करें तो हिंदी में मिलेगा कुछ आम अंगूर हैं। कुछ आम अंगूर हैं। क्या वास्तव में आम कभी अंगूर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। रियल लाइफ में आम कभी भी अंगूर नहीं होते। इसीलिए हम कहते हैं ये चैप्टर है वो कैसा है, काल्पनिक चैप्टर है। अब अपन इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और समझिए एक बार। न्याय निगमन की अगर हम बात करें, देखिए न्याय निगमन की यदि अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, कंक्लूजन कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। अगर अपन बात करें कंक्लूजन की बात करते हैं, देखिए कंक्लूजन की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि कंक्लूजन जो भी है कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के। एक होता है यूनिवर्सल, दूसरा होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल कंक्लूजन कौन से होते हैं? जो हमें 100% इंफॉर्मेशन देते हैं। पर्टिकुलर कौन सा है? पर्टिकुलर का हम बात करें अपन पर्टिकुलर, तो जो
लेस देन 100% हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर अपन यूनिवर्सल की बात करें तो यूनिवर्सल के अंदर भी दो होते हैं, एक ऑल या नो। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ऑल को हिंदी में बोलते हैं सभी और नो को हिंदी में बोलते हैं कोई नहीं। अगर अपन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये भी दो तरीके से होता है। एक होता है सम और एक होता है सम नॉट। अगर अपन सम की बात करें तो कुछ, और इसका हिंदी होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये दोनों आधी अधूरी जानकारी देते हैं और ये दोनों पूरा 100% इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये बात हुई अपने कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। इसे अपन हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। इसके बाद अपन जानेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट देखिए एक बार, समझिएगा ध्यान से। अगर अपन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आपके जनरली 4 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी होते हैं, जनरली 4 टाइप्स के। कौन कौन से? ऑल, ए, आर, बी। हिंदी में कहें तो सभी ए, बी हैं। दूसरा है सम ए, आर, बी। हिंदी में कहें तो कुछ ए, बी हैं। तीसरा है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। चौथा है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। हालांकि 5वां भी होता है ओनली ए, ओनली एज बी, क्या अपन कह देते हैं ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी है। ये 5 टाइप्स के आपको स्टेटमेंट दिखेंगे। 4 जनरली ये यूज होते हैं। ये एक स्पेशल केस है ओनली वाला, जिसे अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसको अपन लास्ट में पढ़ेंगे। इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट कैसा है अपना? पॉजिटिव। इसकी बात करें सम ए आर बी, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? पॉजिटिव। इसकी बात करें नो एज बी, ये स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव। और सम ए आर नॉट बी, ये स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव। 4 स्टेटमेंट होते हैं, 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 नेगेटिव होते हैं, 2 100% इंफॉर्मेशन देते हैं, 2 लेस देन 100% इंफॉर्मेशन देते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी कंक्लूजन आपको 100% जानकारी देता है, कोई भी कंक्लूजन आपको 100% जानकारी देता है, उसे अपन क्या कहेंगे? फॉलोज, यानी कि अनुसरण करता है। जो हमें 100% ट्रू जानकारी देता है, सही जानकारी देता है। जो हमें 100% फॉल्स यानी कि गलत जानकारी देता है, उसे अपन कहेंगे डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलोज। हिंदी में कहें तो अनुसरण, अनुसरण नहीं करता है, अनुसरण नहीं करता है। यदि कोई अपन को लेस देन 100% जानकारी दे, कोई भी कंक्लूजन अपन को लेस देन 100% जानकारी दे, तो ये आपका केस जाता है पॉसिबिलिटी के अंदर। पॉसिबिलिटी, जिसे अपन लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, हिंदी में बोलते हैं संभावना।
तो ये आपको कंक्लूजन ध्यान रखने हैं। जो 100% जानकारी देता है वो कहेंगे फॉलोज, अनुसरण करता है। जो 100% गलत जानकारी देता है उसे कहेंगे डज नॉट फॉलोज, अनुसरण नहीं करता है। और जो 100% से कम जानकारी देता है या आधी जानकारी देता है उसके बारे में अपन बात करेंगे पॉसिबिलिटी, संभावना। अब एक चीज़ और समझिए, जैसे अपन बात करें ऑल यानी कि सभी, तो एग्जाम में ऑल की जगह आपको क्या क्या भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, ईच। ऑल की जगह एवरी भी दे सकता है। ऑल की जगह 100% दे सकता है, एक्सेट्रा, ETC। अगर अपन बात करें सम, तो सम की जगह पे कुछ, इसकी जगह पे और क्या क्या शब्द प्रयोग हो सकते हैं। इसकी जगह पे जो वर्ड अपन यूज कर सकते हैं कुछ की जगह, वो है एट लीस्ट, कम से कम, एट मोस्ट, अधिकांश, एट लीस्ट, एट मोस्ट, या कोई परसेंटेज दे दे जैसे 70%, 90%, ए फ्यू, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया हो उस स्टेटमेंट में इस सम वर्ड की जगह एट लीस्ट, एट मोस्ट, 70%, ए फ्यू, एक्सेट्रा ये भी दिया जा सकता है। अब सम से दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, समझ लो एक बार, इसको रब कर देता हूं मैं। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है? देखो, दो स्टेटमेंट की यदि मैं बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेटमेंट मैंने कहा सम ए आर बी, हिंदी में कहते हैं कुछ ए बी हैं। इसको आप 70% ए बी हैं, या इंग्लिश में कहें 70% ए आर बी। क्या इसको ये कह सकते हैं कुछ ए बी हैं? अब कुछ ए बी हैं, कुछ में कितने भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकते हैं, 20% भी हो सकते हैं, 40% भी हो सकते हैं, 70% भी हो सकते हैं, 90% हो सकते हैं। कहने का मतलब मैं कुछ ए बी हैं इस स्टेटमेंट की जगह इस स्टेटमेंट को रिपीट नहीं कर सकता। कुछ ए बी हैं को मैं 70% ए बी हैं ये कभी नहीं बोलता, ये कभी सही नहीं होता। लेकिन अगर इसकी जगह आपको स्टेटमेंट दिया जाए कि 70% ए आर बी, यानी कि कहा जाए कि 70% ए बी हैं, 70% ए बी हैं, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कुछ ए बी है, सम ए आर बी। ये बात मेरी 100% सही है। समझ में आ रही बात? ये सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ कितने हैं, वो कितने परसेंट हो सकते हैं, कुछ को अपन परसेंटेज में डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि 70% ए बी हैं इस बात को अपन कुछ के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, कुछ ए बी हैं। क्योंकि 70% ए बी हैं, अब 70% है, 100 में से 70% हैं, तो 100 में से कुछ ए बी हो जाएंगे। तो ये वाली बात हमारी सही हो जाएगी। इस स्टेटमेंट की जगह इस स्टेटमेंट को अपन लिख सकते हैं, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट की जगह इस स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से अपन इन चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट समझते जाना। पहला एग्जाम्पल है ऑल ए आर बी, हिंदी में कहें तो सभी ए बी हैं। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है
सभी ए बी हैं। पहले अपन एक एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर दो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे, फिर तीन स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट वाला लिया, सभी ए बी हैं, तो इसके जो निष्कर्ष कंक्लूजन बन सकते हैं, निष्कर्ष वो कौन कौन से हैं? पहला है सभी ए बी हैं, दूसरा है कुछ ए बी हैं, तीसरा है कोई ए बी नहीं है, चौथा है कुछ ए बी नहीं है, पांचवा है सभी बी ए हैं, छठा है कुछ बी ए हैं, सातवां है कोई ए बी नहीं है। इसके नीचे शायद आपको दिखेगा नहीं, तो एक स्टेटमेंट इधर भी लिख देते हैं। आठवां है कंक्लूजन, सभी बी ए हैं, कुछ भी ए हैं, कोई बी ए नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। अब इसको समझना, किसी भी क्वेश्चन को स्लॉक्स के क्वेश्चन की अपन बात करें तो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है 150 मेथड, 150 मेथड जिसे बोलते हैं, और एक होता है वेन डायग्राम। तो मैं आपको पहले वेन डायग्राम में समझा देता हूं, उसके बाद 150 मेथड से अपन बात करेंगे। देखो, सभी ए बी हैं, इसका वेन डायग्राम बनता है सभी ए बी है, या फिर इसका वेन डायग्राम बन सकता है ऑल ए आर बी। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। सभी ए बी हैं उसके लिए ये वाला वेन डायग्राम ही बनता है, और सभी ए बी हैं उसके लिए ये वेन डायग्राम बन सकता है। इस स्टेटमेंट के लिए अपने पास दो वेन डायग्राम हैं, और जो भी कंक्लूजन इन दोनों वेन डायग्रामों के अंदर सही होगा वो हमारा कंक्लूजन सही होगा, और जो भी कंक्लूजन इन दोनों वेन डायग्राम को फॉलो नहीं करता है वो हमारा कंक्लूजन कैसा होगा? गलत होगा। टोटल 8 कंक्लूजन बनते हैं किसी भी एक सिंगल स्टेटमेंट के, 4 एक ही साइड से बी तक और 4 बनते हैं बी से एक ही तरफ। अब देखिएगा, सबसे पहला हमने कंक्लूजन देखा, स्टेटमेंट दिया गया है सभी ए बी हैं, और निष्कर्ष भी हमें मिल गया सभी ए बी हैं। इसको अपन री स्टेटमेंट भी कहते हैं, री स्टेटमेंट भी कहते हैं, फंसे पहले ही निष्कर्ष में। री स्टेटमेंट, क्या ये री स्टेटमेंट सही होता है? जो मेरा स्टेटमेंट दिया गया है सभी ए बी हैं वो ही निष्कर्ष के अंदर लिख दिया सेम टू सेम, क्या मेरा ये सही है या नहीं है? बहुत बड़ा मुद्दा है री स्टेटमेंट की। बहुत सी बुकों के अंदर री स्टेटमेंट को सही ठहराया जाता है, बहुत सी बुकों को री स्टेटमेंट के अंदर गलत ठहराया जाता है। बहुत से टीचर आपको री स्टेटमेंट को सही बता देते हैं, बहुत से टीचर आपको री स्टेटमेंट को गलत बता देते हैं, और बहुत से टीचर आपको री स्टेटमेंट बताते ही नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। समझिए, अपन जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, आरआरबी, रेलवे, या अपन बात करें एससीसी, या अपन बात करें बैंक, ये ऐसे एग्ज़ाम हैं जो री स्टेटमेंट को क्या मानते हैं? सही मानते हैं। इनका कहना है कि जो बात आपने स्टेटमेंट में कह दी सभी ए बी हैं, आप इस बात को कैसे झुठला सकते हो? जो बात आपने कथन के अंदर कही है कि सभी ए बी हैं, जो बात आपने स्वयं ने की और उसके निष्कर्ष में क्या आप खुद ही झुठला सकते हो? उस बात को नहीं झुठला सकते, आप उसको गलत साबित नहीं कर सकते। अगर इसको अपन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देखें तब भी इसकी दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं। 150 मेथड से सॉल्व करें तब भी कंडीशन फॉलो होती हैं, क्योंकि री स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हम था उसी को हमने एज इट इज कंक्लूजन के अंदर लिख दिया।
तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। यानी कि हम कहें हमें रीस्टेटमेंट को सही मानना है, क्योंकि ये 3 बैंक के एग्जाम ऐसे हैं वो क्या मानते हैं, इसे सही मानते हैं। फिर से गलत कौन मानता है? जैसे आपके पीसीएस बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस या फिर आईएएस, ये एग्जाम रीस्टेटमेंट को गलत मानते हैं। क्यों मानते हैं गलत? इनका कहना है कि जो बात आपने स्टेटमेंट में कही, जो बात आपने कथन के अंदर कही, जो कथन आपने कहा उसी को एज इट इज निष्कर्ष के अंदर लिख दिया, तो आपने निष्कर्ष निकाला क्या? आपने अपनी तरफ से कुछ मेहनत की क्या? कुछ ही मेहनत नहीं की। क्यों नहीं की? आपने यहाँ से उठाया, इधर लिख दिया, कॉपी पेस्ट, जो कि इंडिया के अंदर होता ही है। आपने इसको कथन को उठा के एज इट इज निष्कर्ष में लिख दिया, तो आपने इस बात से निष्कर्ष क्या निकाला? आपने अपना एफर्ट क्या लगाया? तो वो इसे क्या मानते हैं, गलत मानते हैं, जिसके बारे में आप कोई चर्चा करेंगे नहीं। अपना कहने का मतलब ये है, अपन केवल कंक्लूजन पहला सही है। हमें याद रखना है कि रीस्टेटमेंट आपको कहीं मिल जाए वो सही मानना है। वैसे भी सभी ए बी हैं, दोनों वेन डायग्राम कंडीशन फॉलो होती हैं। दूसरा निष्कर्ष अपना है, कुछ ए बी हैं। अगर मेरे सभी ए बी हैं तो क्या कुछ ए बी होंगे? बिल्कुल होंगे, पहले वाले डायग्राम से। अच्छा, इंग्लिश में लिखना, चलो कोई नहीं, इसको इंग्लिश में बता देता हूं मैं। सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ठीक है। सभी ए बी हैं, ये हमारा रीस्टेटमेंट है, सही हो गया। दूसरा है कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं को मैं इंग्लिश में इधर लिख देता हूं, सम ए आर बी, ठीक है। अगर मेरे सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, बिल्कुल कुछ ए बी होंगे। इस वाले वेन डायग्राम से ए और बी बराबर हैं, अगर सभी ए बी हैं तो क्या कुछ ए बी भी होंगे? बिल्कुल होंगे। कहने का मतलब मेरा ये वाला कंक्लूजन भी कैसा है, सही। अगर अपन तीसरे कंक्लूजन की बात करते हैं, कोई ए बी नहीं है। अपन तीसरे कंक्लूजन की बात करते हैं, कोई ए बी नहीं है। इंग्लिश में बात करें तो नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। तो अगर मैंने कहा सभी ए बी हैं तो कोई ए बी नहीं है, मेरा पहला वाला ही क्या हो गया, गलत। दूसरे वाले वेन डायग्राम से सभी ए बराबर हैं बी के, तो कोई ए बी नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। कहने का मतलब मेरा तीसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत। अब चौथा निष्कर्ष देखिएगा। चौथा कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। जब मैंने कह दिया कि सभी ए बी हैं तो इसमें से कुछ ए बी नहीं होंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत, पहले वाले वेन डायग्राम से। अगर दूसरे वेन डायग्राम की बात करूं, सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी नहीं हैं, दूसरे वाले वेन डायग्राम से भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पांचवा देखते हैं कंक्लूजन, सभी भी ए हैं, ये बी की साइड से आ गया, सभी भी ए हैं, यानी कि ऑल बी आर ए। इसमें हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कुछ है नहीं है, आप चाहे हिंदी में लिख लो इंग्लिश में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी भी ए हैं, ऑल बी आर ए। अगर मैं दूसरे वाले स्टेटमेंट से बात करता हूं तो सभी ए किसके बराबर हैं, बी के। इसके अकॉर्डिंग तो मेरा सही है, लेकिन सभी ए बी हैं, क्या सभी भी ए होंगे? जो बाहर वाले क्वेश्चन वाले हैं ये बी है, ये वाला एक कभी नहीं होगा, तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा मेरा, गलत। पहले वाले से गलत हो जाएगा, दूसरे वाले से सही हो जाएगा, और सही होने के लिए दोनों ही वेन डायग्रामों में सही होना जरूरी है, इसीलिए ये वाला मेरा निष्कर्ष भी कैसा हो जाएगा, गलत। छठा निष्कर्ष है कुछ भी ए हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सम बी आर ए। कुछ भी ए हैं, कुछ भी ए हैं। अब समझिएगा, क्या कुछ भी ए हैं? पहले वाले वेन डायग्राम से बात करता हूं तो ये वाला पोर्शन जो ए का भी है और बी का भी है, ये बी का भी है और ये ए का भी है, तो ये वाले बी होंगे, मतलब पहले वाले से सही है। दूसरे वाले में ए और बी बराबर हैं, दूसरे वाले से भी सही है, मतलब ये वाला निष्कर्ष भी मेरा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सातवां है कोई भी ए नहीं है, नो बी इज ए। कोई भी ए नहीं है। जब मैंने कह दिया कि सभी ए बी हैं तो इसमें से कुछ भी तो वापस ए हो रहे हैं पहले वाले से, तो कोई भी ए नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत।
दूसरे वेन डायग्राम को देखोगे तब भी क्या हो जाएगा, ये गलत। अगर मैं 8वें स्टेटमेंट की बात करूं, कंक्लूजन की बात करूं, तो कुछ भी ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए। अगर मैं पहले वाले वेन डायग्राम को देखता हूं तो कुछ भी ए नहीं है। हाँ, ये बाहर वाले कुछ भी ए नहीं है, सही है पहले वाले वेन डायग्राम से, लेकिन दूसरे वेन डायग्राम से तो सभी भी ए है। तो जब सभी भी ए हैं तो कुछ भी ए क्यों नहीं होंगे, मतलब ये वाला भी क्या है मेरा, गलत। कहने का मतलब केवल मेरा एक और दो स्टेटमेंट, एक री स्टेटमेंट, ऑल वाले केस में केवल 3 ही निष्कर्ष सही होते हैं। दूसरा मेथड होता है इसे सॉल्व करने का, जिससे अपन पढ़ने वाले हैं 150 मेथड, जो बहुत आसान है, बहुत कम टाइम लेता है, बिना पेन और पेपर के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। उसके अंदर केवल आपको 2 रूल याद रखने हैं। पहला रूल क्या है, अगर अपन 150 मेथड से अपन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए अपन को 2 रूल याद करने हैं। पहला कि यदि सेंटेंस का स्टेटमेंट, रूल नंबर फर्स्ट, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब धनात्मक पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा और ऋणात्मक नेगेटिव कथन का निष्कर्ष भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और दूसरा रूल है इसका, दूसरा रूल है कि अपन 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। अब आप कहोगे सर ये 100 और 50 कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जो हम 150 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं तो 100 और 50 क्या है, ये चीज़ हमें एक बार जाननी होगी। इसे जानने के लिए इस ब्लैक बोर्ड पर जगह तो नहीं है, लेकिन रफ़ी करना पड़ेगा इसको। एक बार इसको रफ कर देता हूँ। पहले मैं आपको 150 मेथड समझा देता हूँ, उसके बाद फिर से अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अपन सारे क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो जिस मेथड से पढ़ेंगे वो है 150 मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत है और ना ही पेपर। आप डायरेक्ट पॉइंट आउट कर सकते हो क्वेश्चन को विद इन सम सेकंडों के अंदर, कुछ एक सेकंडों के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, समझिए एक बात। मैंने बताया था आपको 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, 1, 2, 3 और 4। समझ लीजिएगा एक बार। पहला स्टेटमेंट बताया था मैंने आपको, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी। कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। और कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। समझिएगा ध्यान से एक बार। ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव। ये स्टेटमेंट भी कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऑल, सभी, कैसी जानकारी देता है हमें, 100%। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 100। कुछ, सम, कुछ पूरी जानकारी नहीं दे रहा, आधी जानकारी दे रहा है, तो आधी जानकारी देने वाले को अपन क्या नंबरिंग देंगे, 50। बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमें 100% जानकारी दे उसे 100 देंगे, जो 100% से कम जानकारी देंगे उसे अपन 50 नंबरिंग दे देंगे।
कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। कैसी जानकारी दे रहा है? 100%, तो इसे अपन 100 नंबरिंग देंगे। कुछ ए बी, कुछ जानकारी दे रहा है अधूरी, मतलब इसे अपन नंबरिंग देंगे 50। पॉजिटिव सेंटेंसों में पीछे वाले की नंबरिंग कितनी होती है? सॉरी 50। इसके अंदर भी कितनी होगी? कुछ ए बी 50। यहाँ पर बी की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ पर ए की वैल्यू 50। नेगेटिव सेंटेंसों में पीछे वाले की वैल्यू कितनी होती है? 100। इसकी वैल्यू भी क्या है? 100। देखो वेन डायग्राम से चीज़ समझ सकते हैं। सभी ए बी हैं, मैंने कहा सभी ए क्या है? बी हैं। तो सभी ए बी हैं, सभी ए की पूरी जानकारी दे रहा है 100, सभी ए बी हैं। क्या मैं इसको सभी भी ए बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। सभी भी ए नहीं बोल सकता, मतलब भी 100% जानकारी नहीं दे रहा है, तो कितना आ जाएगा नंबरिंग? 50। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ ए बी हैं, इसका वेन डायग्राम आता है कुछ ए बी है। तो जो ए वाला पोर्शन क्या है? बी है। क्या मैं इसको सभी भी ए बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। कुछ ए बी हैं, इसका रिवर्स सेंटेंस भी यही आएगा, कुछ बी ए हैं। तो मतलब इस बी की नंबरिंग भी कितनी है? 50। कोई ए बी नहीं है, इसका वेन डायग्राम आता है कोई ए बी नहीं है। जनरली ही बनते हैं। कोई ए बी नहीं है, तो कोई बी ए भी नहीं होगा। ये 100% जानकारी दे रहा है, तो इसकी नंबरिंग क्या दे दी हमने? 100। कुछ ए बी नहीं है, ये ए है, ए में से ये कुछ पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन क्या नहीं है? बी नहीं है। तो क्या मैं कहूँ कुछ भी ए नहीं है? ये वाला पोर्शन ए बी नहीं है, बाकी वाले पोर्शन की मुझे नॉलेज नहीं है, तो ये जो बी है इसमें से ये ए नहीं है, इसकी जानकारी भी कैसी है हमारे पास? 100%। अब इसको समझिए एक बार, बस आपको 4 चीज़ याद रखनी है। 4 जनरल स्टेटमेंट होते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट में पीछे वाले की वैल्यू 50 होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में पीछे वाले की वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट में पीछे वाले की वैल्यू 100 होती है, नेगेटिव में पीछे वाले की वैल्यू 100 होती है। कुछ कहीं दिखा जाए तो उसका मतलब 50 है, और कोई नहीं या नो उसकी वैल्यू कितनी है? 100। कुछ की वैल्यू 50 और ऑल सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। ये पूरे चैप्टर्स के अंदर जब तक अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे स्लॉक्स, ये 4 बातें याद रखनी है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अभी जो क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चंद सेकंडों के अंदर विदाउट पेन और पेपर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टेटमेंट केवल मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, और कंक्लूजन हिंदी वाले लिख लेना, जो पहला वाला था सेम वही है। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर बी, जो कि रीस्टेटमेंट था मेरा। दूसरा है सम ए आर बी। तीसरा है नो ए इज बी। चौथा है सम ए आर नॉट बी। पांचवा है ऑल बी आर ए। छठा है सम बी आर ए। सातवां है नो बी इज ए, और आठवां है सम बी आर नॉट ए। ये 8 मैंने कंक्लूजन लिखे थे, एक स्टेटमेंट लिखा था। मैंने आपको बताया था 2 रूल बताए थे। पहला वाला रूल फिर से रिमाइंड करा देता हूँ मैं, कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? पॉजिटिव। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा मेरा? नेगेटिव। दूसरा वाला रूल इसको समझिएगा। दूसरा वाला रूल क्या कह रहा है? दूसरा रूल कह रहा है
कि हम 100 को 50 तो बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। 100 को 50 बनाना तरीका हमें आता है। आपकी जेब में 100 रुपये हैं, 50 बाजार में जाकर खर्च कर लो, 50 रह जाएंगे। लेकिन आपके जेब में 50 रुपये हैं और आप 50 को 100 बनाना है, तो 1 को 2 बनाना हमें नहीं आता। अब समझिएगा, ये 2 रूल्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला रूल कहा मैंने कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव। मैंने स्टेटमेंट को चेक किया, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। स्टेटमेंट कैसा है मेरा? पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होंगे, देखते ही काट सकते हो। नो एज बी, ये भी गलत है। सम ए आर नॉट बी, ये भी गलत है। नो बी एज ए और सम बी आर नॉट ए, ये 4 स्टेटमेंट क्या हो गए मेरे? गलत हो गए पहले वाले से। दूसरा वाला रूल देखा मैंने, 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। कथन में आओ, ऑल 100% जानकारी देता है 100, और पॉजिटिव में पीछे वाले की वैल्यू कितनी होती है? 50। मतलब ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू क्या है? 50। ये ऑल ए की वैल्यू 100 है, 100 की वैल्यू को 100 बना सकते हैं, 50 को 50 लिख सकते हैं। मतलब ये वाला मेरा सही है। और मैंने आपको बताया भी था कि ये मेरा रीस्टेटमेंट है, और रीस्टेटमेंट हमें क्या मानना है? सही। दूसरा है सम ए आर बी, ए की वैल्यू कितनी थी? 100। यहाँ सम ए की वैल्यू कितनी बन गई? 50। बी की वैल्यू कितनी है? 50। क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर वैल्यू क्या होगी? 50। ये नेगेटिव है जिन्हें हमें काट दिया है। ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं, ये नेगेटिव है जिन्हें हमें काट दिया है। पॉजिटिव में पीछे वाली की वैल्यू कितनी होती है? 50। बी का मान 50 था, 50 का 50 रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 50 बना सकते हैं, ऐसा हमने सेकंड रूल में पढ़ा है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरा? सही। पांचवा देखिए, ऑल बी आर ए, बी की वैल्यू कितनी थी? 50, लेकिन यहाँ पर ऑल 100 हो गया। बी 50 था, इसे हम 100 नहीं बना सकते। मतलब ये क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। सम बी, अच्छा सम बी आर ए, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? 50। पॉजिटिव में पीछे वाले की वैल्यू क्या होती है? 50। ए मेरा 100 था, 100 को 50 बना दिया, बी 50 का 50 है। मतलब ये भी कैसा है मेरा? सही। यानी कि 8 कंक्लूजन थे, जिनमें से पहला, दूसरा और छठा, 3 कंक्लूजन क्या है मेरे? सही हैं। बाकी 5 क्या हैं? गलत। कैश को देखने में टाइम लगा, कैश को सॉल्व करने में टाइम लगा। 150 मेथड से हमें जाना कि पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव निष्कर्ष बनता है। हमने स्टेटमेंट देखा पॉजिटिव है, तो 4 जो नेगेटिव वाले कंक्लूजन थे वो कभी सही नहीं होंगे, ये हमने डायरेक्ट काट दिए। बच गए कितने? 4। मैंने कहा 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते। 100 वाला ए है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 का 100 आएगा तब भी ठीक है, 50 बन जाएगा तब भी ठीक है। केवल किसको चेक कर लो? बी को। बी जहाँ 50 रहेगा वो सही है, जहाँ 100 बन जाएगा वहाँ गलत हो जाएगा। अब पहले वाले में बी कितना है? 50, मतलब सही है। पहले वाले में बी 50, ये सही है। दूसरे वाले में बी 50, ये भी सही है। तीसरा हमारा गलत हो गया था, चौथा गलत हो गया था। 5वें वाले में बी कितना बन गया? 100। जब बी 100 बन गया, मतलब 5वां वाला क्या हो गया मेरा? गलत। 6वें वाले में बी कितना है? 50, मतलब ये क्या है? सही। टाइम लगा इसको चेक करने में? नहीं। ये सारे कंक्लूजन हैं। 150 मेथड से अगर अपन बात करें तो सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो सकते हैं चंद सेकंडों में। वेन डायग्राम आसान होता है, लेकिन वेन डायग्राम की जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस होती हैं सभी आपको माइंड में याद रखना ज़रूरी है। लेकिन 100% 150 के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आसान टॉपिक है, एक अच्छी अप्रोच है एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाने के लिए और 100% क्वेश्चनों को सही करने के लिए। तो 150 मेथड के रूल्स थे, और इसी अकॉर्डिंग अपन इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे लास्ट तक। धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, या हम कहें पहला एग्जाम्पल है जो अपन ने आज डिस्कस किया। कुछ इसकी बेसिक बातें डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में जो अपन डिस्कस करेंगे वो इसी के आगे वाला कुछ पोर्शन और कुछ रूल्स, और इसी के अकॉर्डिंग अपन आगे पढ़ेंगे। आज पहली क्लास थी मेरी ऑनलाइन यूट्यूब पर, इसीलिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत परेशानी हुई हो सकता है कुछ समझ में नहीं आया हो
हो सकता है कुछ मेरा इंटरेक्शन आपसे सही नहीं हो पाया हो, या एक्सप्लेनेशन आपको हो सकता है थोड़े बहुत दिक्कत आई हो, लेकिन जैसे जैसे मेरी क्लासेस रेगुलर होंगी वैसे वैसे आपको इन सारी समस्याओं से समाधान मिलता जाएगा। आज फर्स्ट क्लास थी ऑनलाइन, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही थी, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर।